The following data are available for three bonds A, B, and C. These bonds are used by a bond portfolio manager to fund an outflow scheduled in 6 years. तो हमारे पास जो तीन बॉन्ड है उसका डाटा दिया हुआ है, बॉन्ड ए, बॉन्ड बी और बॉन्ड सी का। एक फंड मैनेजर है जिसको अपनी लायबिलिटी पे करनी है 6 साल के अंत में। करंट यील्ड इज़ 9%। अभी जो करंट यील्ड चल रहा है वो 9% का चल रहा है। ऑल बॉन्ड्स हैव फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच एंड विल बी रिडीम्ड एट पार। इंटरेस्ट इज़ पेबल एनुअली। तो जो जितने भी बॉन्ड्स हैं ना उन सब की फेस वैल्यू ₹100 की है और सभी के सभी बॉन्ड्स पार पर रिडीम किए जाएंगे। और जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो एनुअली है, सेमी एनुअली नहीं है, ध्यान रखना। तो नीचे बॉन्ड्स की डिटेल दी गई है। मैच्योरिटी पीरियड बॉन्ड ए का 10 ईयर्स का है, बी का 8 ईयर्स का है, सी का 5 ईयर्स का है, ए का कूपन रेट 10% का है, बी का 11% का है, सी का 9% का। देखो तीनों का कूपन रेट अलग अलग है, ठीक है, लेकिन तीनों का यील्ड कितना है? तीनों का यील्ड अभी 9% का चल रहा है। ठीक यार, उड़ ही जाते हैं मेरे वाले से ना, हवा में कटवाने पड़ेंगे। अजीब सा हो गया, कटवा लूँगा। आज बृहस्पतिवार है, कल कटवाऊँगा। कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ ईच बॉन्ड। तो आपको हर बॉन्ड का ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है। तो देखो जो ड्यूरेशन है उसका फॉर्मूला तो हम लोगों को पता है। क्या होता है ड्यूरेशन का फॉर्मूला? ये होता है हमारे ड्यूरेशन का फॉर्मूला। हमने इतनी ज़्यादा बार ड्यूरेशन कैलकुलेट करी हुई है कि मुझे नहीं लगता मुझे इस फॉर्मूले को आपको दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो एक बार मैं आपको समरी दे देता हूँ फॉर्मूले की। नंबर ऑफ़ ईयर्स है ना, नंबर ऑफ़ ईयर्स इंटू कैश फ्लोज इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इंटू करोगे तो आपका ये आ जाएगा। जो भी वैल्यू आएगी उसका टोटल कर लेना। ये टोटल सिग्मा से टोटल का साइन होता है ना, जो सिग्मा होता है हमारा टोटल का साइन होता है, तो इसका टोटल कर लेना और डिवाइड कर देना उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से। तो इंट्रिंसिक वैल्यू जब आप ये टेबल निकालोगे ना तो इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी 7 बाई हैंडी कैलकुलेट हो जाएगी। ये रही आपकी 106.40। डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6.86 ईयर्स का। अब इसी तरीके से आपने बॉन्ड बी और बॉन्ड सी इन दोनों की ड्यूरेशन निकाल लेनी है। तो देखो यहाँ पे आई है इसकी 5.84 और इसकी 4.24 ईयर्स की। तो फर्स्ट पार्ट हमारा बहुत इजी था, बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया। द बॉन्ड पोर्टफोलियो मैनेजर हैज़ बीन आस्क्ड टू कीप 45% ऑफ द पोर्टफोलियो मनी इन बॉन्ड ए। जो बॉन्ड पोर्टफोलियो मैनेजर है उससे बोला गया है कि वो बॉन्ड ए में पूरे पोर्टफोलियो का 45% अमाउंट डिपॉजिट करेगा। तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है? अपने को कैलकुलेट करना है कि बताओ अगर बॉन्ड ए में हम 45% रखते हैं तो बॉन्ड बी और बॉन्ड सी में हम कितना रखेंगे ताकि हमारा पोर्टफोलियो पूरा इम्यूनाइज्ड हो जाए। ठीक है, अब देखो इम्यूनाइज्ड का मतलब क्या होता है? इम्यूनाइज्ड मतलब ये होता है कि आपकी जो ये रिक्वायर्ड ड्यूरेशन है वो किसके बराबर हो जाए? आपकी जो रिक्वायर्ड ड्यूरेशन है वो बराबर हो जाए आपके लायबिलिटी पीरियड से। अब लायबिलिटी पीरियड कितना है? लायबिलिटी पीरियड हमारा 6 साल का। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होता है इम्यूनाइज्ड का कि पोर्टफोलियो को अगर आपको इम्यूनाइज करना तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला होगा ये रिक्वायर्ड ड्यूरेशन इक्वल टू वेट ऑफ ए इंटू ड्यूरेशन ऑफ ए, वेट ऑफ बी इंटू ड्यूरेशन ऑफ बी, वेट ऑफ सी इंटू ड्यूरेशन ऑफ सी। इसको इग्नोर करो आप लोग ना, ये तो वेट ऑफ ए कितना है? वेट ऑफ ए हमने वेट में 45% पूरा अमाउंट टोटल में से टोटल का 45% डालना था, तो वेट ऑफ ए कितना हो गया? 45%। ड्यूरेशन ऑफ हमने देखो ये ड्यूरेशन ऑफ ए बी सी हम ये तो हमने निकाल लिया है। ठीक है, वेट ऑफ ए भी हमें दे रखा है, वेट ऑफ बी नहीं दे रखा, तो एज्यूम कर लो वेट ऑफ बी एक्स, हमने इसको एक्स एज्यूम कर लिया। तो वेट ऑफ सी कितना होगा? अब देखो वेट ऑफ ए 45% है, वेट ऑफ बी एक्स है, तो 4, तो वेट ऑफ सी कितना होगा? 1। टोटल वेट कितना होता है? वेट ए देखो वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी प्लस वेट ऑफ सी। जो कोई भी पोर्टफोलियो में जितनी भी सिक्योरिटीज़ है अगर आप उन सभी सिक्योरिटीज़ का वेट अगर आप प्लस कर दो ना तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। तो अगर टोटल 1 है, ठीक है, और वेट ए हमारे पास 45% है, वेट बी हमारे पास x% है, तो वेट सी कितना होगा? तो 1 - 45% माइनस एक्स करो तो वेट ऑफ सी निकल के आ जाएगा। यही काम हमने यहाँ पे किया है, हमारा वेट ऑफ सी निकल करके आ गया। इसको सॉल्व किया तो हमारा x का वैल्यू आ गया 36,139। और x किसका वेट है? x है वेट
ऑफ बी, यानी वेट ऑफ बी कितना निकल करके आया 36.39%। अब वेट ऑफ बी निकल कर आ गया तो वेट ऑफ सी तो निकल करके आ ही जाना है, तो 100% माइनस 45% माइनस वेट ऑफ बी इजकल टू वेट ऑफ सी 18.61%। सो सिंपल। अब देखते हैं हमें तीसरे में क्या बोल रखा है। तो अपना ये पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि आफ्टर द पोर्टफोलियो हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड एंड इंटरेस्ट रेट चेंज अकर्स। अब ये तो जाहिर सी नॉर्मल सी बात है कि मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है वो हमारा चेंज होता रहता है। ये कह रहा है कि जब अपना इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ ना, उसके कारण अपना यील्ड भी चेंज होकर के 11% आ गया। पहले यील्ड कितना था देखोगे अगर आप, तो करंट यील्ड उस समय बता रहा था 9% का, अब करंट यील्ड कितना बता रहा है 11% का। अब देखो यील्ड की मत, यील्ड क्या होता है हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है, और इसी का यूज़ करके हम ड्यूरेशन निकालते हैं, है कि नहीं। देखो ये रहा ना, ड्यूरेशन निकालते हैं। अब अगर आपका यील्ड चेंज हो गया तो आपका ड्यूरेशन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने देखो बोल रखा है कि जो नया ड्यूरेशन है ना, अब वो ये हो गया है, बॉन्ड ए का इतना है, बॉन्ड बी का इतना है और बॉन्ड सी का इतना है। अब आपसे पूछा है कि क्या बताओ, क्या अभी भी पोर्टफोलियो इम्यूनाइज्ड है। तो मैंने आपको बताया था पोर्टफोलियो हम पता कैसे करते हैं कि इम्यूनाइज्ड है कि नहीं है। अगर आपका जो रिक्वायर्ड ड्यूरेशन है वो आपकी जो लायबिलिटी है उसके बराबर आ जाता है तो आपका पोर्टफोलियो इम्यूनाइज्ड है। तो हम देखते हैं हमारा कि हमारा रिक्वायर्ड ड्यूरेशन क्या आ रहा है। देखो जो लायबिलिटी है वो तो हमें 6 साल में पे करनी है, यानी लायबिलिटी की ड्यूरेशन कितनी 6 साल की। अब हम अपनी देख लेते हैं कि हमारी जो ड्यूरेशन आ रही है वो कितनी आ रही है। तो देखो आप इसको सॉल्व करोगे नए वेट से और नए ड्यूरेशन से सॉल्व करोगे तो आपकी जो रिक्वायर्ड ड्यूरेशन आ रही है 6.21, यानी जो आपकी जो रिक्वायर्ड ड्यूरेशन है वो मैच, जो पोर्टफोलियो की रिक्वायर्ड ड्यूरेशन आ रही है ना वो मैच नहीं कर रही है आपके लायबिलिटी के साथ, यानी आपका पोर्टफोलियो इम्यूनाइज नहीं है, ठीक है। नॉट इक्वल टू 6 ईयर्स, तो ये इम्यूनाइज नहीं है आपका पोर्टफोलियो। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट भी हो गया। डिटरमाइन द न्यू परसेंटेज ऑफ बी एंड सी बॉन्ड्स डेट आर नीडेड टू इम्यूनाइज द पोर्टफोलियो, बॉन्ड ए रिमेनिंग एट 45% ऑफ द पोर्टफोलियो। देखो जैसे हमने सेकेंड पार्ट में इसने हमसे बोला था ना कि जो बॉन्ड ए है उसके उसमें आपने 45% रखना है, ठीक है। उसके बाद आप हमें बताओ बॉन्ड बी और बॉन्ड सी में हम कितना रखेंगे। यही चीज़ें हमसे फोर्थ पॉइंट में भी पूछ रहा है, लेकिन ये हमसे दोबारा क्यों पूछ रहा है, दोबारा इसलिए पूछ रहा है क्योंकि अब जो ड्यूरेशन है वो चेंज हो चुकी है। अब चेंज ड्यूरेशन के साथ हमको कितना कितना बी और सी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा वो हमसे पूछ रहा है। ये देखो ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है, बॉन्ड इम्यूनाइजेशन का। वेट ऑफ ए 45% का दे ही रखा है, वेट ऑफ बी हमने एक्स मान लिया तो वेट ऑफ सी कितना होगा 100% माइनस 45% माइनस एक्स, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ ए नया वाला, ड्यूरेशन ऑफ बी नया वाला और ड्यूरेशन ऑफ सी नया वाला, ठीक जिस तरीके से हमने इसमें किया था ना सेकंड वाले में, ठीक वही हम रिपीट कर रहे हैं फोर्थ वाले में भी। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका एक्स की वैल्यू 24.66% आएगी। एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स रिप्रेजेंट करता है वेट ऑफ बी को, तो वेट ऑफ बी हमारा 24.66% आ गया। तो 100 माइनस 45% माइनस 24.66% करोगे तो आपका वेट ऑफ बी आ जाएगा 30.34%। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है हमारा ये भी कंप्लीट हो गया है। मेरे को नहीं लगता इस सवाल में आपको कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। हाँ बस इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखना, रिक्वायर्ड ड्यूरेशन किसके बराबर होता है, रिक्वायर्ड ड्यूरेशन, या रिक्वायर्ड ड्यूरेशन हम निकालते कैसे हैं, बराबर नहीं होता है। रिक्वायर्ड ड्यूरेशन कैसे निकालते हैं कि पोर्टफोलियो का रिक्वायर्ड ड्यूरेशन कैसे निकलेगा। तो पोर्टफोलियो में जितने भी सिक्योरिटीज़ है, मान लो इसमें 3 सिक्योरिटीज़ हैं, तो वेट ऑफ ए इंटू ड्यूरेशन ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू ड्यूरेशन ऑफ बी प्लस वेट ऑफ सी इंटू ड्यूरेशन ऑफ सी, तो ये आपका रिक्वायर्ड ड्यूरेशन किसका आ गया, पोर्टफोलियो का। तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो इम्यूनाइज्ड तभी कहा जाएगा जब आपके पोर्टफोलियो का जो रिक्वायर्ड ड्यूरेशन आ रहा है वो आपके लायबिलिटी के जो ड्यूरेशन है उसके साथ मैच कर जाए, ठीक है।